और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। अहम खबर हम आपको ये बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि देखिए, ये दूसरी लिस्ट है बीजेपी की तरफ से जो हरियाणा चुनाव को लेकर जारी की गई है। और इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की दूसरी लिस्ट। विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया। नारायणगढ़ से पवन सैनी को पार्टी ने टिकट दिया है। तो जातीय समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी की तरफ से ये 21 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी लिस्ट में जारी किए गए हैं। विनेश, चूंकि अभी राजनीतिक करियर की शुरुआत विनेश फोगाट की तरफ से की गई है, तो ऐसे में विनेश को देखते हुए पार्टी ने सोच समझकर रणनीति तैयार की है। और विनेश के खिलाफ जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं वो कैप्टन योगेश बैरागी होंगे, जिन्हें यहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नारायणगढ़ सीट की बात करें तो यहां से पार्टी ने पवन सैनी को टिकट दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 21 उम्मीदवार हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, किस तरह से दूसरी लिस्ट को देखा जाए बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की जो दूसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो सामने आ चुकी है। और जैसा 21 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए, एक तो ये आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का जो गठबंधन को लेकर देरी थी, उसको लेकर भी इसको रोका गया। तमाम तरीके की चीजें हुई। बढ़ाते देखे कि पेहोवा से लेकर पुत्री से लेकर तमाम जो लिस्ट है, सतपाल जांबा, योगेंद्र राणा, एक तो सोशल इंजीनियरिंग आपको नजर आ रही है। इस बार इसमें युवाओं का मिश्रण भी आपको नजर आ रहा है। तो युवाओं के मिश्रण के साथ साथ आपको जो देखिए, आप इसमें किस तरीके से कृष्णा गहलावत को यहाँ पर राई से टिकट दिया गया है। बदोरा से प्रदीप संगावत को दिया गया है। दुलाना से और परवाना जो ऐसी रिजर्व सीट है वहां से दिया है कृष्ण कुमार बेदी को। और वहीं अनिल चंद मेहता को दिया गया है एलनाबाद से। और ये तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी में आए लोग हैं, जमीन पर सर्वे किए गए लोग हैं, जिनके लिए बताया जा रहा था कि ये अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो दीपेंद्र हुड्डा है उनकी तरफ से भी अप्रूवल दिए गए लोग हैं। प्रियंका गांधी भले ही हिडन है, लेकिन प्रियंका गांधी के भी काफी सहमति के बाद ये तमाम जो किसान है इनको टिकट दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर यहाँ पर टिकट दे रही है। और ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा। और कल आम आदमी पार्टी ने भी 20 प्रत्याशी अनाउंस किए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों के नाम, जिसमें आप देखिए बटकल से धनेश अदालत अदलखा, इसके अलावा हरिंदर सिंह, राम रतन का नाम यहाँ पर है जो आप देखिए होडल से है। तो ये तमाम नामों की सूची जो आप इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा पटौदी से श्रीमती बिमला चौधरी को यहाँ पर टिकट दी गई है। कृष्ण कुमार को बावल से टिकट दी गई है। से आप देखिए मनीष ग्रोवर को टिकट दी गई है। तो अपने पुराने जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर तरजीह दी गई है। इसके साथ साथ सर्वे भी किया गया है और उनकी पैठ यहाँ पर पाई गई है। और आखिरकार अब दूसरी जो है ये टिकट भारतीय जनता पार्टी की अनाउंस हो गई है। बिल्कुल अदिति, ये देखिए लिस्ट हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। साथ ही आपको ये बताएं कि गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो रिपीट हुए हैं और कईयों का पत्ता एक बार फिर से कट गया है इस लिस्ट में। डब्बाली से सरदार बलदेव सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एलनाबाद से अमीर चंद मेहता को टिकट पार्टी ने दिया है। रोहतक से मनीष ग्रोवर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये दूसरी लिस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नानौल से ओम प्रकाश यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 21 उम्मीदवार हैं। नारायणगढ़ से पवन सैनी हैं, एलनाबाद से अमीर चंद मेहता हैं। और साथ ही रोहतक की बात की जाए या पेहोवा की बात की जाए, पेहोवा से जय भगवान शर्मा है और नानौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट पार्टी ने दिया है। और इस तरह से ये दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की है वो जारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हुए, हरियाणा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की गई है।
कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई थी, इसके साथ कांग्रेस की तरफ से भी अपनी दूसरी लिस्ट फिलहाल जारी हो चुकी है। और बीजेपी उम्मीदवारों के तौर पर कौन कौन सामने आया है, इस वक्त कुछ नाम आपके सामने है। थानेश्वर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, दूसरी लिस्ट में ध्यान देने लायक क्या क्या चीजें हैं, नामों के हिसाब से, कैंडिडेट्स के हिसाब से, कौन किसके ऑपोजिट दूसरी पार्टीज में इंपॉर्टेंट सीट्स पर इस वक्त नजर आ रहा है? थानेश्वर, देखिए, दूसरी लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है इसमें बहुत ही दिलचस्प लिस्ट है, क्योंकि पेवा से पहले कंवलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया गया था। कंवलजीत सिंह अजराना चूंकि सिख कम्युनिटी से आते हैं, सिख नेता है, तो उनका वहां पर लोकल नेता विरोध कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले कंवलजीत सिंह अजराना ने अपना टिकट सरेंडर किया और उसके साथ ही वहां पर अभी श्री जय भगवान शर्मा, डीडी शर्मा, ये डीडी शर्मा वही डीडी शर्मा है जो थानेसर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां पर उनको टिकट ना देकर वहां से सुभाष सुधा मंत्री जो मौजूदा मंत्री है नायब सरकार में, उनको टिकट दे दिया गया था। इस समय भी अभी जो है कंवलजीत सिंह अजराना के घर पे काफी उनके वोटरों का जमघट लगा हुआ है और आगे की रणनीति वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन अजराना कह रहे हैं कि पार्टी, चूंकि स्थानीय नेता मेरा विरोध कर रहे थे, इसलिए मैंने टिकट सरेंडर कर दिया। दूसरी टिकट दिया, दूसरी अगर सीट मैं कहूंगा तो नरवाना, जो आरक्षित सीट है नरवाना, उस पर कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया गया। कृष्ण कुमार बेदी जो है पहले शाहबाद विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, शाहबाद विधानसभा चुनाव में वो टिकट की डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट ना देकर कृष्ण कुमार बेदी को नरवाना से टिकट दिया गया। असम से योगेंद्र राणा को दिया गया और गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को दिया गया। कौशिक, और क्योंकि गन्नौर में ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, इन्होंने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है। उधर से जिस तरीके से कांग्रेस ने भी एक कुलदीप शर्मा को टिकट दिया है और गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को इन्होंने दिया, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से के सामने खड़ा करके कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने का बीजेपी प्रयास कर रही है। और ये जिस तरीके से ये पुंडरी से सतपाल जाम को टिकट दिया, पुंडरी चूंकि पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, ये पंजाब के साथ टच करते हैं और पुंडरी के अंदर माइग्रेटेड पंजाबी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे वो बहुत बहुल्य संख्या में, तो इसीलिए वहां पर जाम जो कि पंजाबी माइग्रेटेड पाकिस्तान वालों में से आते हैं, श्री सतपाल जाम को टिकट दिया गया है। और अगर मैं असम की बात करूं तो योगेंद्र राणा को टिकट दिया गया। इधर राणा कम्युनिटी काफी याद है, महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को कहते हैं और इनका काफी इधर बहुल्य है। तो इधर से जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये टिकट कार्ड खेला है, तो अभी देखना है कि कांग्रेस की काफी इनमें से सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं। अब कांग्रेस के जो कैंडिडेट अनाउंस होंगे उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि यहाँ पर मुकाबला कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसको लेकर थानेश्वर कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में जो गौर करने वाली बात यह है कि पहली लिस्ट जब जारी बीजेपी की तरफ से की गई थी तो बगावत के सुर थे। यही वजह रही कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले। अब इस लिस्ट में क्या आपको लगता है देखकर कि कोई नाराजगी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर उभर कर सामने आ सकती है? कोई ऐसा नाम है जो बगावती सुर अपना सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद वैसा ही देखने को मिला था? देखिए, पेवा की जो सीट है, अभी पेवा की जो कंवलजीत सिंह अजराना का वहां विरोध हुआ इसलिए हुआ कि पेवा के जो स्थानीय नेता थे वो काफी समय से मेहनत कर रहे थे बीजेपी के। उन्होंने कहा कि अगर बाहरी कोई कैंडिडेट आकर हमारे साथ ऊपर चुनाव लड़ेगा तो हम सामूहिक रूप से रिजाइन कर देंगे। अब जो डीडी शर्मा, जय भगवान शर्मा, डीडी शर्मा को जो वहां टिकट दी गई है वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, पेवा के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पेवा पे एक बार फिर से विरोध हो सकता है। और दूसरी तरफ नरवाना सीट जो है, नरवाना सीट से कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया गया। कृष्ण कुमार बेदी जो है वो शाहबाद के रहने वाले हैं, वो भी बाहरी नेता है वहां पर, तो वहां पर भी उनका विरोध हो सकता है। ऐसे कई और सीटें भी हैं जहां पर लोकल नेताओं को टिकट ना देकर बाहरी नेताओं को टिकट दिया गया। अभी कुछ ही देर में देख लीजिएगा कि फिर विरोध होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने पुराने जो चेहरे थे, कृष्ण कुमार बेदी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से पहले विधायक भी रहे हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनको टिकट दिया गया। डीडी शर्मा कुरुक्षेत्र से टिकट की डिमांड कर रहे थे, काफी मजबूत कैंडिडेट थे थानेसर से और उनको डिजर्व भी करते थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने 5 साल से काफी काम भी किया, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर पेवा से विरोध किया। जहां तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पेवा में डीडी शर्मा का विरोध होगा और नरवाना के अंदर कृष्ण कुमार बेदी का भी विरोध होगा। और बाकी अभी चूंकि अभी इसी समय लिस्ट आई है, अब लिस्ट आने के बाद धीरे धीरे जैसे लिस्ट का पूरा मूल्यांकन किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा, उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि और किस जगह विरोध हो सकता है अभी। लेकिन थानेश्वर, क्या माना जाए कि अभी 2 और नाम आने बाकी हैं? इसको फाइनल लिस्ट अभी इसलिए क्योंकि 67 पहले था और अब आज जो है नंबर 21 का है। कुल मिलाकर 23 उम्मीदवार बचे थे जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया। तो क्या अभी बचे हुए हैं 2 और कैंडिडेट्स जिनके नाम का ऐलान होगा? देखिए, पहले 67 जो नाम आए थे हम उसको 67 ना कह के 66 कहेंगे, क्योंकि एक सीट पेवा उसमें भी थी, पेवा इसमें भी है। हाँ। तो एक सीट क्रॉस हो गई,
तो इस करके ये वो 66 माने जाएंगे और ये 61 माने, ये 21 माने जाएंगे। दैट मीन्स कि ये अभी 3 नाम बाकी आने पेंडिंग रह गए हैं। अभी 3 नाम जब जैसे आएंगे, ये वो सीटें हैं जिन पर कि बीजेपी को काफी ज्यादा हंगामा होने की संभावना होगी, या वहां से जो टिकट के दावेदार है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसलिए बीजेपी ने वहां के नामों की अभी घोषणा नहीं की है। कल सुबह तक उनके नामों की घोषणा होने की संभावना है। ठीक है, कल सुबह तक का इंतजार। आखिर दौर की लिस्ट जारी होने के लिए रहेगा। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा ये क्लियर हो जाएगा। मैं लौटती हूँ थानेश्वर आपके पास। अदिति भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, जल्दी से आपका एनालिसिस इन 21 नामों को लेकर, पहले 67 और उसके बाद बीजेपी ने बगावत देखी और बहुत सोच समझकर अब ये 21 नाम जारी किए गए हैं। अभी भी 3 सीटें बची हैं क्योंकि वो 3 सीटें बेहद क्रूशियल। विपक्ष इस पर नजर बनाए हुए बीजेपी किसको कहां से उतार रही है, क्योंकि विपक्ष ये कह चुका है कि दबाव है और बीजेपी नाम बदल सकती है, जिसको बीजेपी खारिज कर रही है। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, चुनाव में मेहनत के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है वो है सही और जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारना। और भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर सोच समझ के सर्वे करवाकर ये काम करती है। लेकिन हरियाणा की एक आयरनी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई जेजेपी हो, चाहे कोई और दल हो, यहाँ पर हर पार्टी में आपसी खींचतान इतनी है कि जिताऊ प्रत्याशी के साथ साथ उसके आका की नाराजगी को भी देखना पड़ता है। और दोनों, जैसा मैंने कहा कि आप भी यही बता रही हैं कि ये जो 21 नाम है उन पर सोच समझकर उतारे गए हैं। एक ये कि सर्वे के लिहाज से पॉपुलैरिटी, जिताऊ उम्मीदवारी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर लोकल लीडर्स जो हैं वो अपने अपने समर्थकों को कैसे उतार पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी की लिस्ट और पहली लिस्ट दोनों में कई परिवारवाद वाले एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर सामने नजर आएंगे, लेकिन उसमें जिताऊ उम्मीदवारी भी है क्योंकि उनके पिताजी हो या उनके रिश्तेदार हो, वो चुनाव जिताने में उस प्रत्याशी की मदद करेंगे। तो ये 21 नाम बहुत सोच समझ के आ लिए गए हैं, लेकिन अभी असली खेला बाकी है। जो अभी बचे हुए जो तीसरी लिस्ट में काफी खींचतान, नाराजगी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उनको फूंक फूंक के कदम उतारेगी। हालांकि भाजपा का यह भी मानना है कि आलाकमान ने जो नाम तय कर दिए, 4 दिन की नाराजगी होती है, 5वें दिन से सब चुनाव लड़ने और जीतने में उतर जाते हैं। लेकिन खेमेबाजी के चलते कई बार आंकड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस 21 सीटों में आपको ये बता दें कि सोच समझकर पार्टी ने अपने बेस्ट प्रत्याशियों को उतारा है। मैं लौटती हूँ आदित्य आपके पास। एक बार जल्दी से आपको बताते चले बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। लिस्ट हालांकि आपके सामने है, लेकिन नारायणगढ़ से पवन सैनी को उतारा गया है, पेहोवा से श्री जय भगवान शर्मा को उतारा गया है, डीडी शर्मा को, पुंडरी से सतपाल जांबा को उतारा गया, असम से योगेंद्र राणा है, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक है, राई से महिला उम्मीदवार को कृष्णा गहलावत को उतारा गया है, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नरवाना से जो कि एससी के लिए रिजर्व सीट है श्री कृष्ण कुमार बेदी यहां से आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना है, एलानाबाद से अमीर चंद मेहता है, रोहतक से मनीष ग्रोवर है, नरनौल से श्री ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में रहेंगे, बावल जो कि एससी के लिए रिजर्व सीट है, कृष्ण कुमार यहां से, पटौदी भी एससी के लिए रिजर्व सीट है और यहां से महिला उम्मीदवार श्रीमती बिमला चौधरी को उतारा गया है, नूह से संजय सिंह रहेंगे, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुनाना से एजाज खान रहेंगे, हथिन से मनोज रावत, होडल से जो कि एससी के लिए रिजर्व सीट है हरिन सिंह रामरतन को उतारा गया है और बड़खल से श्री दनेश अदलखा को उतारा गया है। लेकिन अदिति एक और बात है, हरियाणा को लेकर बीजेपी भले ही बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो जाट वोटर्स से लेके ओबीसी वोटर्स, किसानों की नाराजगी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको अपने साथ लेकर चल रहा है। इस लिस्ट के अगर रिफ्लेक्शन से समझें तो क्या इन मुद्दों को बीजेपी ने साधने की इन कैंडिडेट्स के जरिए कुछ कोशिश की है? क्या ऐसा लगता है कि क्या इनको केटर किया जाएगा, फिर चाहे वो जाट वोटर हो, ओबीसी हो या फिर किसानों की नाराजगी हो? बिल्कुल पूर्णिमा, जाति है कि जाति नहीं। और वैसे तो भारत देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, राजस्थान, हर जगह जात, अंत में चुनाव जाति पर हो जाता है। और आपने लोकसभा चुनाव भी देखा, इस बार जाति पर हुआ, किसी भी राष्ट्र मुद्दे से ज्यादा जाति हावी नजर आई और विपक्ष जो है वो इसी का फायदा उठा रही है। चाहे फिर राहुल गांधी विदेश से मैसेज दे रहे हो, चाहे फिर बयानबाजी हो रही हो, इसमें सिर्फ एक ही रणनीति कारगर अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जो लोकल प्रत्याशी है वो मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जो उसने सालों दर सालों जमीन पर मेहनत करी है, उसका फायदा मिले।
क्योंकि जब ये सारी टिकटें आ जाएंगी तो ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कितने पुराने विधायकों को या पुराने लोगों को टिकट दिया और कितने नए चेहरों को उतारा है। भाजपा चाहती थी कि ज्यादातर नए चेहरों को उतारकर एंटी इनकम्बेंसी, तो 3 ही स्ट्रेटेजी है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए, दूसरा, विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, और तीसरा, ये चुनाव अदिति, मैं आती हूँ आपके पास। थानेश्वर मेरे साथ हैं तो कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, थानेश्वर के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से आपको एक बार फिर से बताते हुए कौन कौन है। राय से कृष्णा गहलावत को टिकट दे दिया गया है, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। कृष्ण कुमार बेदी, कैप्टन योगेश कुमार कौन है उनका इस वक्त प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं। गनौन से देवेंद्र हैं, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, इस वक्त उनको टिकट दे दिया गया है। ये दूसरी लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। अतीन से मनोज राव को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। थानेश्वर इस वक्त मेरे से होगी लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, आज बड़े डेवलपमेंट्स रहे। नायब सिंह सैनी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। 12 तारीख नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। जो बची हुई 3 सीटें हैं, अब एक सीट आप कह रहे हैं कॉमन है पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में, तो ये माना जाए कि रिप्लेसमेंट हो चुका है उस सीट पर। और फिर उस बात पर आ जाते हैं कि जब ये विपक्ष कह रहा था कि भाई इस नाराजगी के चलते जो बगावत चल रही है बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बदल देगी, तो ये जो एक डबल सीट का नाम आया है और इसमें बदले हुए कैंडिडेट का नाम आया है, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, जहां तक सीट बदलने का सवाल है, पेवा की सीट पे जो अभी नाम बदला गया, कंवलजीत सिंह अजराना की जगह वहां पर डीडी शर्मा को जो टिकट दिया गया, वो सीधा सीधा कंवलजीत सिंह अजराना का वहां पर विरोध हो रहा था। खुद सिख कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग उनका विरोध कर रहे थे जो बीजेपी से आते थे। उनका कहना था कि हम स्थानीय नेता इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, और कंवलजीत सिंह अजराना जो है उनका शाहबाद मारकंडा के अंदर अजराना गांव पड़ता है, इसलिए वो बाहरी कैंडिडेट है, इसलिए उनका वहां पर विरोध हुआ। लेकिन वहां पेवा में जो डीडी शर्मा को टिकट दिया गया वो भी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, डीडी शर्मा का भी वहां पर विरोध होने की संभावना है। और दूसरी तरफ जो नरवाना सीट है, आरक्षित सीट है नरवाना पर, जिसे कृष्ण बेदी को टिकट दिया गया, कृष्ण बेदी भी शाहबाद से पहले एमएलए रहे हैं, शाहबाद के रहने वाले, वहां पर भी विरोध हो सकता है। और तीसरी बात जो है कि पटौदी से बिमला चौधरी को जो टिकट दिया गया, यहां पर मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता है, सत्यप्रकाश जरावता की टिकट काट के जो बिमला चौधरी को दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि इस सीट पर भी राव इंद्रजीत सिंह की चली है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के काफी करीबी माना जाता है बिमला चौधरी को। इसलिए सत्यप्रकाश जरावता पहले ही ये बात का अनाउंस कर चुके थे कि राव इंद्रजीत सिंह मेरी टिकट कटवा सकते हैं, मेरी जगह बिमला चौधरी को टिकट मिल सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत चाहते हैं कि पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट मिले। ऐसा ही इस सीट पे साफ देखने को मिला। रोहतक से जो मनीष ग्रोवर को टिकट दी गई, मनीष ग्रोवर ने पहले एक ऐलान कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संगठन का काम करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वर्करों का प्रेशर आने पर उन्होंने अनाउंस किया कि अगर पार्टी आला कमान कहेगा तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। और पार्टी आला कमान ने उन्हें टिकट दिया, तो रोहतक से, चूंकि रोहतक पंजाबी बहुल क्षेत्र याद है, तो मनीष ग्रोवर पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, तो मनीष ग्रोवर का वहां पर उन्हें टिकट दी गया। उनका मुकाबला सीधा बीबी बत्रा से होगा। बीबी बत्रा भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं। पंजाबी कम्युनिटी सिखों वाली पंजाबी नहीं है, ये वो पंजाबी है जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड होकर आए हैं। क्योंकि रोहतक के अंदर पाकिस्तान से माइग्रेटेड जो कम्युनिटी है पंजाबी, उनका बाहुबल्य है, तो दोनों पंजाबी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीबी बत्रा हो चाहे ये मनीष ग्रोवर हो, दोनों पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, इनका आपस में मुकाबला होगा। अब देखना यह कि बाकी जो 3 सीटें बच गई हैं, उन सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट उतारे जाते हैं। अभी चूंकि बाहरी कैंडिडेट आ चुके हैं 2-3 जगह, जैसे पेवा में विरोध हुआ, विरोध के बाद फिर कैंडिडेट दिया, उसका भी वो भी बाहरी कैंडिडेट है, नरवाना में भी है, और भी 1-2 जगह है। अभी कुछ समय ठहरिए, चूंकि अभी टिकट लिस्ट आई है, लिस्ट आने के बाद नेचुरल कहीं ना कहीं भगदड़ मचना, विरोध होना लाजमी है, क्योंकि पार्टी में टिकट के दावेदार बहुत से होते हैं, लेकिन टिकट एक होती है, एक जगह पर 50 से अधिक टिकट के दावेदार होते हैं। लेकिन एक बात है थानेश्वर, और जाहिर बात है कि बीजेपी उस स्टेज में नहीं है कि इस विरोध को सार्वजनिक तौर पर ला पाए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि हमारे यहाँ जो नाम होते हैं वो फाइनल होते हैं, और इसमें कोई विरोध जैसी बात नहीं, क्योंकि हम जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कि बीजेपी चाहती है कि इसमें कोई कोताही ना हो, क्योंकि हरियाणा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के लिहाज से अब ये दूसरी लिस्ट है। तीसरी लिस्ट का बचे हुए 3 नामों का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए थानेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।